लिखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आय का वृत्ताकार प्रवाह। लिखेंगे द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर refers to the process whereby the national income and expenditure of an economy flow in a circular manner continuously through time continuously through time continuously through time। लिखेंगे आय के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय आय के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें अर्थव्यवस्था के आय और व्यय अर्थव्यवस्था के आय एवं व्यय निरंतर संपूर्ण समय एक चक्रीय रूप में प्रवाहित होते हैं। It means there are flow and counter flow. It means there are flow and counter flow of money and goods exactly flow of money and goods exactly in the same way as water flow through a pipe or electricity through a circuit। अर्थात मुद्रा एवं वस्तुओं के प्रवाह और प्रतिप्रवाह उसी तरह से चलते हैं जैसे किसी पाइप में से पानी का प्रवाह या बिजली के सर्किट में प्रवाह होता है। तो यहां हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जो प्राइमरी स्टेज थी हमारी इकोनॉमी की, फिर सेकेंडरी स्टेज और फिर टर्सरी स्टेज बन के आई। प्राइमरी यहां पर से संबंधित है क्या, पहले टू सेक्टर इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। जैसे पुराने जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, वो केवल टू सेक्टर इकोनॉमी को लेकर चलते थे और सबसे पहली जो इनिशियल स्टेज थी वहां पर क्या था, बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड था।
वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वहां पर जो वस्तुओं और सेवाओं का यानी गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रांजेक्शन होता था और गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू ही होता था। तो उस टाइम क्या होता था, सेविंग और इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीजें नहीं होती थी। तो सबसे पहले हम टू सेक्टर इकोनॉमी लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर केवल हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर है, और सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी बिजनेस सेक्टर से होती हैं, और हाउस होल्ड सेक्टर जो है कमोडिटियों का कंजम्पशन करता है, और हाउस होल्ड सेक्टर जो है सर्विस सेक्टर्स को क्या बोलता है, फैक्टर्स प्रोवाइड कराता है, फैक्टर्स को प्रोवाइड कराता है। तो यहां पर हम सबसे पहले लेते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी, फिर हम उसके बाद लेंगे थ्री सेक्टर इकोनॉमी और फिर ओपन इकोनॉमी। या तो सबसे पहले लेते हैं हम टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी, और इसके अंदर भी हम सबसे पहला पॉइंट ले रहे हैं क्या, विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब अपन एक ऐसी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि अभी रियल सिनेरियो के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हम जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। लेकिन हमने यहाँ पर जो जिस मॉडल की बात हम कर रहे हैं, जिस सर्कुलर फ्लो की हम बात कर रहे हैं, वहां पर ले रहे विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो अपन एग्रीगेट डिमांड को जो डिनोट करते हैं वो अपन डिनोट करते हैं क्या, y इज इक्वल टू सी प्लस आई से, एंड एग्रीगेट सप्लाई को हम जो डिनोट करते हैं वो करते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस एस से। बट यहां पर हम जो इसको एज्यूम करके चल रहे हैं कि s इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। इट मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू y इज इक्वल टू सी, एग्रीगेट डिमांड इज y इज इक्वल टू सी, एंड एग्रीगेट सप्लाई इज आल्सो y इज इक्वल टू सी। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यदि इसमें इक्विलिब्रियम हो रहा है, इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वहां पर क्या हो रहा है कि y इज इक्वल टू सी, यानी जितनी भी जो हमारी इनकम है वो किसके बराबर है, कंजम्पशन के बराबर है। इट मीन्स ये अपन बोल सकते हैं कि यहां पर क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नलिटीज, यानी इसके अंदर क्या है, बाह्यताओं का अभाव पाया जाता है। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंदर कोई भी जना किसी भी चीज को सेव नहीं करता। इट मीन्स अपन ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर अगर क्या बोलते हैं, जो मनी है वो केवल और केवल किसका काम कर रही है, ट्रांजैक्शन का काम कर रही है, यानी मुद्रा जो है केवल विनिमय का माध्यम का काम करती है, यानी उसके अंदर केवल लेन देन के कार्य के लिए ही की जाती है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इफ y इज इक्वल टू सी, देन पहला पॉइंट आएगा क्या कि मनी ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मुद्रा केवल और केवल क्या है, विनिमय का माध्यम है। यानी कोई भी जना, इट मीन्स अपन ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी पोजीशन जो है वो किसकी है, प्योर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की, या अपन कहे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की। तो ये जो कंडीशंस हैं वो किसकी है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। दूसरी चीज अपन ये कह सकते हैं कि बिफोर 1933, यानी ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन से पहले की स्थिति की बात कर रहे हैं, जहां पर क्या बोलते हैं, हम बात कर रहे हैं क्या, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की, हम इसके अंदर कोई भी पार्ट को लेके ही नहीं चल रहे। इट मींस केस की जो थ्योरी आई थी आफ्टर डिप्रेशन आई थी, आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन आई थी, उन्होंने ये कहा था कि क्या बोलते हैं, सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और हमारे यहाँ पे जो ग्रेट डिप्रेशन है वो उसका मेन रीजन क्या है कि लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड या लैक ऑफ डिमांड, यानी डिमांड में कमी के कारण क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट और इस तरह की चीजें बनकर के आती हैं। जबकि उससे पहले की पोजीशन जो हम बात करते हैं, जबकि उससे पहले की जो पोजीशन हम बात करते हैं, उससे पहले की हम बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता था कि जब क्या बोलता y इजिकल टू सी है, तो यहां पे क्या होता था, फुल एम्प्लॉयमेंट,
की पोजीशन होती थी। दूसरी चीज, जब y इक्वल टू सी है तो इट मीन्स कहने का मतलब क्या होता था, जो जितनी भी जो थ्योरी थी वो लॉन्ग टर्म थ्योरी थी, यानी वो क्या कहते थे कि दीर्घकालीन सिद्धांत के ऊपर आधारित थी और किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सटर्नल चीज नहीं होती थी, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नलिटीज, यानी बाह्यताओं का यहां पे किसी प्रकार का अभाव पाया जाता था। यानी कहने का मतलब इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, क्या एक तरह से स्वर्ग था, एक तरह से स्वर्ग था, किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को या इंस्टीट्यूशन को किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती थी। यानी यहां पे ऐसी स्थिति के अंदर जो मार्केट होते थे वो टू मार्केट्स होते थे इसके अंदर। कौन कौन से होते थे? एक होता था क्या, कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, और दूसरा होता था क्या अपने पास, फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट, कमोडिटी मार्केट और फैक्टर मार्केट, और दोनों ही मार्केट्स के अंदर क्या एग्जिस्टेंस होती थी, पर प्योर कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्योर कंपटीशन था। यानी किसी भी प्रकार का एक्सप्लोटेशन यानी एब्सेंस ऑफ एक्सप्लोटेशन था, यानी जितना हमारे पास अर्निंग्स होती थी उतना ही क्या बोलते हैं वो खत्म हो जाता था, जितना यूज में आता था। यानी इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट एग्जॉस्ट थ्योरम, जिसको आयलर थ्योरम या यूलर थ्योरम बोलते हैं, वो यहां पर क्या बोलते हैं एप्लीकेबल हुआ करती थी। और जितना जो ये पार्ट बन के आ रहा है, किसी प्रकार का चीजें नहीं बन के आती थी। तो यहां हम इसको एक फ्लो के रूप में बता रहे, ये आपके पास हाउस होल्ड सेक्टर है, ये आपके पास बिजनेस सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर की तरफ, और यहां पर हम लेके चल रहे हैं क्या, कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट यानी वस्तु बाजार। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है, यानी हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स। और जो कमोडिटी मार्केट, जो हाउस होल्ड सेक्टर, जो सॉरी बिजनेस सेक्टर कह रहा है सप्लाई ऑफ गुड, और हाउस होल्ड सेक्टर कह रहा है डिमांड फॉर गुड्स, डिमांड फॉर गुड्स। इसी तरह से जो बिजनेस सेक्टर क्या कर रहा है, यहां पर क्या कर रहा है, डिमांड फॉर फैक्टर्स, डिमांड फॉर फैक्टर्स, और यहां पर क्या हो रहा है, सप्लाई फॉर, सप्लाई ऑफ फैक्टर्स। तो यानी यहां पर अगर अपन बात कर रहे हैं क्या है, कमोडिटी मार्केट, तो यहां पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो क्या बोलते हैं कमोडिटी की जो प्राइस है वो यहां पर क्या होती है, डिटरमाइन होकर के आती है। तो यहां पर आपके पास प्राइस और यहां क्या है, क्वांटिटी। यहां अगर हम बात करें तो क्या होगा, डिमांड ऑफ फैक्टर्स और ये है सप्लाई ऑफ फैक्टर्स, ये आपस में एक दूसरे से डिसाइड होके आ रहे हैं। तो ये आते हैं क्या, प्राइस ऑफ फैक्टर्स, और ये है क्वांटिटीज ऑफ फैक्टर्स बन के आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर बन के आ रही है प्राइस ऑफ फैक्टर्स, ये आपके पास है क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स। तो ये हम बात कर रहे हैं क्या, फैक्टर मार्केट की। तो जैसे अभी अपने बताया ये कमोडिटी मार्केट है और ये अपने पास क्या है, फैक्टर मार्केट है। और दोनों ही मार्केट के अंदर एब्सेंस ऑफ मोनोपोली या एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली क्या है, जीरो है। क्यों है, क्योंकि यहां पे प्योर कंपटीशन है, y इज इक्वल टू सी की पोजीशन है। तो ऐसी पोजीशन बन के आती है जब क्या बोलते हैं, जब बिजनेस सेक्टर के अंदर किसी कमोडिटी की डिमांड हो रही है तो डेफिनेट है क्या बोलते हैं, जब डिमांड हो रही है तो उसकी वो सप्लाई कर रहा है तो डेफिनेट रिटर्न मिल रहा है। तो उस वस्तु को बनाने के लिए या उस डिमांड को क्रिएट करने के लिए हमारे यहाँ पे फैक्टर्स की क्या बोलते हैं, डिमांड होगी और फैक्टर्स की सप्लाई होगी। दोनों जो मार्केट हैं
वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, प्योर कॉम्पिटिशन के अंदर क्या बोलते हैं, फुली सेटिस्फाइड होंगे। और दोनों सेक्टर्स जो है, हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर जो है, दोनों एक लॉन्ग टर्म के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन के अंदर बन के आएंगे और किसी भी प्रकार की कोई एक्सटर्नलिटीज नहीं पाई जाती। अब इसके अंदर बात आती है क्या, जब y इज इक्वल टू सी है तो छोटे छोटे से इसके अंदर पार्ट है। यदि y इज इक्वल टू सी की पोजीशन बन के आ रही है तो यहां पे जो कंजम्पशन फंक्शन बन के आएगा, कंजम्पशन फंक्शन जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन बन के आएगा, यानी c इज इक्वल टू वाई होगा। यहीं पर दोनों के ऊपर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे पर क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। और ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, 45 डिग्री की लाइन बन के आएगी, 45 डिग्री की लाइन बन के आएगी। यहां पर आपने क्या ले रखा है, इनकम, और यहां आपके क्या ले रखा है, कंजम्पशन। और ये जो कंजम्पशन फंक्शन बन के आएगा वो होगा क्या, लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन, दीर्घकालीन फलन। और लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन के अंदर ये भी हम जानते हैं कि क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी, सॉरी हाँ, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी एमपीसी और एपीसी बराबर होंगी। और एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी, और वो क्या होंगी, एक के बराबर होगी। यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दोनों की दोनों क्या होंगे, एक के बराबर होंगे। के बराबर हो। तो ये हमने आपको जो एक्सप्लेन किया है वो है क्या, टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी इसमें किसी भी प्रकार की सेविंग और इन्वेस्टमेंट यहां पर एग्जिस्ट नहीं होती है। ठीक है, अब इसके अंदर लिखेंगे आप थोड़ा सा पार्ट, we assume that entire production is centralized, entire production is centralized in the business enterprises, business enterprises that's no parts of the output, that's no parts of the output is hoarded, comma, that sales are completely matched, that sales are completely matched with the production, comma, and that there is an absence of, and that there is an absence of saving and investment, implying that sum of factor payments remains equal to aggregate expenditure on goods and services, लिखेंगे संपूर्ण उत्पादन, सॉरी यहां यह माना जाता है कि संपूर्ण उत्पादन व्यवसायिक केंद्रों में केंद्रित है, व्यवसायिक फर्मों में केंद्रित है, अर्थात उत्पादन का कुछ भी भाग जमा नहीं रखा जाता, अर्थात उत्पादन का कुछ भी भाग जमा नहीं रखा जाता।
कॉमा बिक्री पूरी तरह से उत्पादन के समान होती है, बिक्री पूरी तरह से उत्पादन के समान होती है, और बचत एवं निवेश नहीं पाए जाते, बचत एवं निवेश नहीं पाए जाते, अर्थात साधन भुगतान, अर्थात साधन भुगतान वस्तुओं सेवाओं के कुल व्यय, साधन भुगतान वस्तुओं और सेवाओं के कुल व्यय के समान रहते हैं, समान रहते हैं। नेक्स्ट पैरा से लिखेंगे, द हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाइज, द हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज, सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज टू बिजनेस सेक्टर्स, टू बिजनेस सेक्टर्स in returns of which, in returns of which it receive factor payment, it receive factor payments like wage, like wage, rent, interest and profit, like wage, rent, interest and profit। लिखेंगे घरेलू क्षेत्र व्यवसायिक क्षेत्र को, घरेलू क्षेत्र व्यवसायिक क्षेत्र को साधनों की सेवाएं उपलब्ध कराता है, साधनों की सेवाएं उपलब्ध कराता है, इसके बदले में वह, इसके बदले में यह साधन भुगतान, इसके बदले में यह साधन भुगतान मजदूरी कौमा किराया, किराया नहीं मजदूरी कौमा लगान कौमा लाभ एवं ब्याज के रूप में करता है, एवं ब्याज के रूप में करता है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट पैरा से, द कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द, the consumer goods and services produced by the business sectors, by the business sector flow out to the household sector, flow out to the household sector। The factor income received by household, the factor income received by household are expended, are expended on the purchase of, are the expended on the purchase of goods and services। लिखेंगे व्यावसायिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित, व्यावसायिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित उपभोग वस्तुओं और सेवाओं, उपभोग वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, का प्रवाह घरेलू क्षेत्र की ओर होता है, घरेलू क्षेत्र की ओर होता है, क्षेत्र की ओर होता है, घरेलू क्षेत्र या परिवारों द्वारा प्राप्त की गई, घरेलू क्षेत्र या परिवारों द्वारा प्राप्त की गई साधन आयों का, साधन आयों का
वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद पर, वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद पर व्यय किया जाता है, व्यय किया जाता है। नेक्स्ट पैरा लिखेंगे, these flow and counter flow, these flow and counter flow of money, comma goods and factor services keep the system in a state, keep the system in a state of continuous operation, of continuous operation, and the total value of final goods, and the total value of final goods remains identically, remains identically equal to the, equal to the total factor income received by, total factor income received by the household sector, total income received by the household sector। लिखेंगे मुद्रा कॉमा वस्तुओं, मुद्रा कॉमा वस्तुओं और साधन सेवाओं के ये प्रवाह, और साधन सेवाओं के ये प्रवाह और प्रतिप्रवाह अर्थव्यवस्था में क्रियाओं को लगातार, अर्थव्यवस्था में क्रियाओं को लगातार, लगातार जारी रखते हैं, जारी रखते हैं और अंतिम वस्तुओं का कुल मूल्य, और अंतिम वस्तुओं का कुल मूल्य घरेलू क्षेत्र द्वारा प्राप्त की गई, घरेलू क्षेत्र द्वारा प्राप्त की गई कुल साधन आयों के बिल्कुल समान होता है, कुल साधन आयों के बिल्कुल समान होता है। इसमें लिखेंगे अजम्पशंस, मान्यताएं, इसमें लिखेंगे अजम्पशंस, मान्यताएं। फर्स्ट लिखेंगे द इंटायर प्रोडक्शन इन द कंट्री, द इंटायर प्रोडक्शन इन द कंट्री is centralized only in the, is centralized only in the business firms which may be, which may be proprietorship, proprietorship, comma partnership, partnership और कॉरपोरेट कंसर्न, और कॉरपोरेट कंसर्न। लिखेंगे देश का संपूर्ण उत्पादन, देश का संपूर्ण उत्पादन व्यावसायिक फर्मों पर केंद्रित है, व्यावसायिक फर्मों पर केंद्रित है। इनमें एकमात्र स्वामित्व, इनमें एकमात्र स्वामित्व कॉमा भागीदारी और
निगमित फर्में शामिल हैं, और निगमित फर्में शामिल हैं। सेकंड एजम्पशन लिखेंगे, द बिजनेस फर्म प्रोड्यूस ओनली, द बिजनेस फर्म्स प्रोड्यूस ओनली, प्रोड्यूस ओनली what they sell, what they sell, and sell all that they produce, and sell all that they produce, so that there are no change in the inventories, no change in the inventories of finished goods, of finished goods, comma raw material, raw material or goods in the process, goods in the process। व्यावसायिक फर्में केवल वही उत्पादन करती हैं जिन्हें वे बेचती हैं, व्यावसायिक फर्में वही उत्पादन करती हैं जिन्हें वे बेचती हैं, और वे जो उत्पन्न करती हैं वह सारा का सारा बेच दिया जाता है, वह सारा का सारा बेच दिया जाता है। अर्थात वस्तुओं कौमा कच्चा माल या उत्पादन प्रक्रिया में, कच्चा माल या उत्पादन प्रक्रिया में वस्तुओं की माल सूची में कोई परिवर्तन नहीं होता, वस्तुओं की माल सूची में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कहने का मतलब जितना प्रोड्यूस होता है, अब जैसे अब क्वेश्चन उठता है क्या कि प्रोफेसर जेबी से का जो लॉ था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजन करती है, तो उनका जो ये जो कॉन्सेप्ट था ना, वो कॉन्सेप्ट था टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, और उनका जो पार्ट था वो बार्टर सिस्टम के ऊपर बेस्ड था। लेकिन जैसे जैसे फर्दर टाइम चलता गया, मॉनेटरी सिस्टम बन के आया, मॉनेटरी सिस्टम बन के आया तो लोगों के पास इच्छा शक्ति ज्यादा होने लगी, सर हमारे पास फ्यूचर के लिए क्या बोलते हैं सेविंग्स होनी चाहिए। जैसे जैसे क्या बोलते हैं फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होने लगे, इट मींस कहेंगे कैपिटल मार्केट इन्वॉल्व होने लगा, तो एक्सटर्नलिटीज डेवलप होने लगी। सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या बोलते हैं टाइम लैग आ गया, यानी समय पश्चता आ गई, और समय पश्चता आने की वजह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जो गैप आ गया, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, जिसका एक सबसे बड़ा हमारी इकोनॉमी के ऊपर दाग है जिसको बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन। तो उस टाइम ऐसी पोजीशन आ गई थी 1929 से 36 के 33 के बीच में, यानी 3-4 साल हमारा ऐसा था जहां पर क्या बोलते हैं फुली जो लोग थे रोजगार थे वो क्या हो गए अनएम्प्लॉयड हो गए, और वहां पर क्या बोलते हैं प्रोफेसर केन्स का डेवलपमेंट हुआ। 1936 में उन्होंने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मनी के वो पब्लिश की, और उस पब्लिश के अंदर उन्होंने क्या किया, सारे के सारे जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के थॉट्स थे उसको क्या बोलते हैं जस्ट रिवर्स कर दिया। जहां पर जैसे अपन बोलते हैं कि सीन पैसेज होता है तो उसको अन लगा दिया तो अनसीन पैसेज हो गया, यानी पठित गद्यांश अपठित गद्यांश कर दिया, तो वैसी वाली पोजीशन उन्होंने कर दी। तो से का जो लॉ था या ये जो थ्योरी थी वो क्या था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। उन्होंने कहा सप्लाई साइड की थ्योरी अब खत्म हो चुकी, उसका दौर चला गया, और उन्होंने क्या किया नई थ्योरी या नया डेवलपमेंट को वो इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने क्या किया कि उनकी जितनी भी जो थ्योरी थी, केन्स की जो थ्योरी थी वो डिमांड साइड थ्योरी थी। वो कहते हैं कि डिमांड के ऊपर ज्यादा जोर डाला जाएगा, डिमांड के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, तो हम क्या बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन थी उसको रिमूव कर सकते हैं। अब बात केन्स का जो फॉर्मेट आया तो उसके अंदर फिर वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का पार्ट आया, और उस वाले सिनेरियो के अंदर उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इंटरफेयर करना पड़ेगा, सरकार को क्या करना पड़ेगा, हस्तक्षेप करना पड़ेगा। इट मींस
आप लोगों ने सुना होगा इस केन्स ने ये बोला है कि सुबह बहुत सारे लोगों से गड्ढा खुदवाओ और शाम को दूसरे अन्य लोगों से वो गड्ढे को भरवा दीजिए, जिससे कि क्या होगा, दोनों के पास अर्निंग्स होंगी। यानी कहने का मतलब सरकार क्या कर दे, ज्यादा से ज्यादा फ्यूजूल खर्च करे, जिससे कि क्या बोलते हैं लोगों के पास आय हो, सर्जित मतलब आय सर्जन हो, और उसकी वजह से वो मार्केट में जाके डिमांड करेंगे। और वे कहते हैं कि यदि डिमांड को हम इंक्रीज कर देंगे तो हम अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को रिमूव कर सकते हैं। तो मेरा ये ओपिनियन है कि जैसे अपन कहते हैं ना कि जैसे अपन अपने जनरेशन अपनी आगे बढ़ती जाती है तो नई नई रिवोल्यूशन आते हैं, नई नई पीढ़ियां आती हैं, नई नई चीजें बनती जाती हैं, तो पुरानी चीजें जो हैं वो क्या बोलते हैं डिस्ट्रॉय होती चली जाती है और नई चीजें बनती हुई चली जाती है। बहुत ही कुछ ऐसे यूनिक लॉ होते हैं जो क्या बोलते हैं यूनिवर्सल होते हैं, वो क्या बोलती भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे जो हैं जिसकी वजह से क्या बोलते हैं पूरा हमारा इकोनॉमी, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है पूरी धराशायी हो गई, तो उसके जो पीछे जो रीजंस जो कैलकुलेट होके आए वो ये रीजंस थे। अब उसमें रीजंस में इन्होंने तो ये कह दिया कि क्लासिकल अजम्पशंस गलत थी, जबकि मैं मानता हूं क्लासिकल अजम्पशंस गलत नहीं थी। क्लासिकल अजम्पशन ने तो कहा था कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, सप्लाई क्रिएट्स ओन डिमांड, लेकिन लोगों ने वहां पर, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो, उन्होंने क्या किया, होर्डिंग्स चालू कर दी, यानी संग्रह प्रवृत्ति यानी संचय प्रवृत्ति को चालू कर दिया। और संचय प्रवृत्ति जब भी कभी किसी के अंदर संचय होने लगेगा, जैसे मैंने कहा कि आप और मेरे बीच में टू वे कम्युनिकेशन है, मैं आपको बोल रहा हूं, आप मेरे को बोल रहे हो, और मैं आपको समझा पा रहा हूं, आप मेरे को समझा पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैंने कुछ चीज कही और आपने उसको क्या किया, एब्जॉर्व कर लिया, और उसने कहा कि ये सर ने गलत बात कहा और उसका आपने रिप्लाई नहीं है यानी काउंटर फ्लो नहीं किया, तो डेफिनेट है क्या होगा, वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट्स होने लगेंगी। और जैसे जैसे वो प्रॉब्लम छोटी 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 प्रॉब्लम लार्ज यानी माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो मैक्रो इकोनॉमिक कन्वर्ट हो जाएगी, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स बन जाएगा, और वो अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो पोजीशन है या ग्रेट डिप्रेशन वाली पोजीशन है वो सिचुएशन बन के आ गई। तो अजम्पशंस में प्रॉब्लम नहीं थी, वहां की जो टेंडेंसी थी उस टेंडेंसी के अंदर चेंजेस होने लगे, और वो डेफिनेटिव कंज्यूमर जो है क्या बोलते हैं ह्यूमन बीन है, चाहे वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर हो चाहे प्रोड्यूसर हो, दोनों ह्यूमन बीन है, और ह्यूमन बीन के अंदर इस तरह की पॉसिबिलिटीज बनना स्वाभाविक है। आज भी हम अगर बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर कि भाई क्या बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की बड़ी समस्या है, तो आपने देखा होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे यहां पर बहुत बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज के अंदर, जो आपने सुना होगा फिलिप्स कर के नाम से सुना होगा, शॉर्ट रन फिलिप्स कर और लॉन्ग रन फिलिप्स कर, और उन्होंने ये एज्यूम किया हुआ है बेसिक्स के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हमने बताया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर। और उन्होंने क्या बोलते हैं डब्ल्यू ए फिलिप्स ने क्या बोलते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो डिसाइड करी वो थी 5.5%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इन फुल एम्प्लॉयमेंट रेट। उन्होंने कहा जो फुल एम्प्लॉयमेंट है इट मींस वहां फुल एम्प्लॉयमेंट 5.5% अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट है, और उसके अंदर हमने आपको बताया है कि कौन कौन सी बेरोजगारी या कौन कौन से अनएम्प्लॉयमेंट उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके अंदर पहली क्लासों के अंदर मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट जो है को डेवलप कंट्रीज ने एम्प्लॉयमेंट मान लिया। इट मींस अब ऐसा कह सकते हैं कि डब्ल्यू फिलिप्स, उसके बाद क्या बोलते हैं लॉन्ग रन फिलिप्स की थ्योरी आई, वो मिल्टन फ्रीडमैन की फ्लैप्स की जो थ्योरी थी, उनके बाद और भी जो नई नई थ्योरीज आ रही हैं वो आज तक अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को रिमूव नहीं कर पाए। यानी कहने का मतलब जो हमारे उस टाइम की जो स्टार्टिंग के अंदर जो हमारा जो इकोनॉमी डेवलप हो रही थी उस टाइम जो हमारी प्रॉब्लम्स थी वो इतनी बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स बन गई जो आज तक वो रिमूव नहीं हो पा रही। इसीलिए क्या बोलते हैं जितनी भी जो गवर्नमेंट है वो सब की सब ये कहती हैं कि सब डिमांड को इंक्रीज करो, लोगों के पास, लोगों को ये बोला जाए कि वो सेविंग्स करना छोड़ दें। तो ये डेफिनेट है जब सेविंग्स करना छोड़ दोगे तो मार्केट के अंदर जो मनी का फ्लो आएगा, और फ्लो आएगा तो क्या बोलते हैं इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, नए नए क्या बोलते हैं रोजगार के साधन सर्जन होंगे, और लोगों को क्या बोलते हैं बेरोजगारी से रिमूवमेंट मिलेगा। अब इस चीज के ऊपर कोई नहीं देता, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वेरिएबल्स हैं उसको क्रिटिसाइज सब करते हैं, लेकिन वो अपने इंडिविजुअल पर्सनल अपने अंदर यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वो घुस के ये नहीं देखते कि मैं भी तो सेविंग कर रहा हूं, मैं भी अपने बच्चों के लिए सिक्योरिटी देख रहा हूं। तो गवर्नमेंट इस सिनेरियो के लिए क्या करना चाह रही है आजकल कि कंज्यूमर्स की या हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग्स को बाहर कैसे लाया जाए, हाउस होल्ड की सेविंग्स को बाहर कैसे लाया जाए। तो गवर्नमेंट और जितने बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं जो आजकल आज अभी जो नोबेल लर्नेट हैं उनको जो नोबेल मिल रहा है वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है सोशल सिक्योरिटी,
सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी के अंदर राइट टू एजुकेशन, आपका हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है और आपको जितनी भी जो लिविंग की जो प्रॉब्लम्स है वो सारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। तो गवर्नमेंट जब उन सारी सुविधाओं को आपको जो फ्यूचर के लिए आप अनएक्सपेक्टेड रहते हैं कि हमारे यहाँ पर घर में कोई या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो जाए, उसको रिमूव करने के लिए क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जब इस चीज को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है तो कंज्यूमर्स का एक मन में ट्रेंड होता है कि भाई अब मैं सेविंग किसके लिए करूं। तो वो फिर क्या करती है, मार्केट के अंदर क्या बोलते हैं उसको फ्लो लेके आती है, एक्सपेंडिचर करती है, तो वो वाली चीजें बन के आती है। लेकिन ये जो जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये थॉट ऑफ प्रोसेस है, वो डेवलप कंट्रीज के अंदर का है। और डेवलप कंट्रीज में भी ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं वहां अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट आज भी एग्जिस्ट करता है। क्योंकि वो जो लोग हैं, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में तो अपन बोल सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज फ्यूचर का सोच के चलता है कि हमको अभी डेवलप होना है, हम डेवलप्ड नहीं है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ये फ्यूचर को देख के नहीं होती, वो प्रेजेंट के अंदर एक्सपेंडिचर करती हैं, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा एक्सपेंडिचर कर देती है। तो वहां पर क्या बोलते हैं, उसकी वजह से भी चीज आ रही है। तो कहने का मतलब कहीं पे भी जो इकोनॉमी है, चाहे वो डेवलप कंट्रीज में हो, चाहे अंडर डेवलप कंट्रीज में हो, चाहे डेवलपिंग कंट्रीज में हो, कहीं पे भी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स हैं वो इक्वलाइज नहीं है। पहले का सिनेरियो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो सिस्टम था टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, स्वर्ग का नाम मैंने लिखा था कि सब ये एक तरह का क्या है, ये गोल्डन एज, स्वर्णिम युग था, जब क्या बोलते हैं सारी चीजें, सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स लॉन्ग टर्म के आगे आकर के स्टेब्लिश हो जाते थे। क्योंकि जितना भी जो कंजम्पशन था वो सारी की सारी इनकम थी, और जितनी इनकम थी वो सारा का सारा क्या था, कंजम्पशन बन के आता था। तो अब डेफिनेट ऐसा तो है नहीं कि वो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो है वो आपस में इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। तो धीरे धीरे नई नई थ्योरीज, नए नए डेवलपमेंट्स आएंगे, और डेफिनेटली नेचर है, ह्यूमन बीन है, गलतियां ह्यूमन बीन होती रहेंगी, और नई नई थ्योरीज और नई नई चीजें डेवलप होती रहेंगी, और नए नए पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट होते रहेंगे। और जैसे अपन जानते हैं कि जैसे जैसे कभी जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनकी रेमेडीज भी बन के आती हैं, समय समय पर वो चीजें आती रहेंगी। अब जितनी भी जो नोबल लर्नेट्स आ रहे हैं वो इन्हीं चीजों पर, इन्हीं सिनेरियो पर, कंज्यूमर के बिहेवियर पर, कंज्यूमर के बिहेवियर पैटर्न पर, या परचेजिंग पैटर्न पर, या डिमांड पैटर्न पर, इन पे सप्लाई चेन के ऊपर, इन सब के ऊपर क्या बोलते हैं वर्क कर रहे हैं, और उस चीज को कैलकुलेट करके ला रहे हैं। तो इसके अंदर दूसरी हमने अजम्पशन लिखाई, तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, देर आर नो गवर्नमेंट expenditure, there are no government expenditure, taxes, subsidies, or government contribution, to social security programs, it means government is supposed to be, it means government is supposed to be engaged exclusively in administrative activities, लिखेंगे सरकार द्वारा व्यय कर, अनुदान और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में सरकार का अंशदान नहीं पाया जाता, अर्थात सरकार केवल प्रशासनिक कार्यों में कार्यरत है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे या फोर्थ अजम्पशन लिखेंगे, द इकोनॉमिक सिस्टम इज क्लोज्ड वन, it means absence of foreign sector,
फॉरेन सेक्टर, आर्थिक प्रणाली बंद है अर्थात विदेशी क्षेत्र का अभाव पाया जाता है, विदेशी क्षेत्र का अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने आपको केवल टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर विदाउट सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात करी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसके अंदर विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और थ्री सेक्टर इकोनॉमी और फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी के ऊपर चर्चा करेंगे।